हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। ये प्रश्न जो है इतिहास, भूगोल और पॉलिटी यानी भारतीय संविधान से लिया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि बतापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो बतापी के जो चालुक्य वंश थे उसकी राजधानी बतापी थी। नेक्स्ट है, बतापी के चालुक्य वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो बतापी के चालुक्य वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है, बैंगी की चालुक्य की राजधानी कहां थी। तो बैंगी की चालुक्य की राजधानी बैंगी थी। नेक्स्ट है, पल्लव शासक सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था। तो पल्लव शासक सिंह विष्णु जो था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अब वैष्णव धर्म का संबंध हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। पल्लव वंश जो था दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण वंशों में से एक था, जो कि केरला, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया था। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था। तो महाबलीपुरम में सौर मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था। तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय नाम के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट, पल्लवों ने किस भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन दिया था। तो पल्लव के काल में संस्कृत भाषा के जो साहित्य थे उनको बढ़ावा दिया गया था, प्रोत्साहन दिया गया था। नेक्स्ट है, महेंद्र वर्मन प्रथम के गुरु कौन थे। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के जो गुरु थे वो थे रुद्राचार्य। रुद्राचार्य जो थे वो महेंद्र वर्मन प्रथम के गुरु थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी थी। तो राष्ट्रकूट वंश जो था वो दक्षिण भारत के ही एक महत्वपूर्ण वंश थे, लेकिन ये महाराष्ट्र गुजरात के साइड में थे। इनकी राजधानी थी मान्यखेत। मान्यखेत। नेक्स्ट है, एलोरा की 34 गुफाओं का संबंध किस धर्म से है। तो एलोरा में जो 34 गुफाएं हैं इसका संबंध हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। और अजंता की जो गुफाएं हैं इसका संबंध किस धर्म से है ये बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, एलोरा का दशावतार मंदिर तथा रावण का खाई मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। रावण का खाई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दंती दुर्ग नामक शासक ने करवाया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्क द्वितीय था। नेक्स्ट है, कल्याणी वर्तमान में कहां स्थित है। तो कल्याणी जो है ये जगह है और ये स्थित है बीदर। बीदर जो कर्नाटक में है। दक्षिण भारत में 5 जो क्षेत्र थे जैसे गोलकुंडा है, अहमदनगर है, बीदर है, बरार है और बीजापुर, तो उनमें से एक बीदर है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य षष्ठ था। विक्रमादित्य षष्ठ था। नेक्स्ट है, बिल्हन व विज्ञानेश्वर किस चालुक्य शासक के दरबार में रहता था। तो बिल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सोमेश्वर चतुर्थ जो थे ये कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। विभिन्न एग्जामों में विभिन्न वंशों से जुड़े हुए जो प्रथम शासक हैं, जो अंतिम शासक है, उनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं और योग्य शासक जो है उनसे भी जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए याद रखेंगे, कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। सोमेश्वर चतुर्थ। नेक्स्ट है, तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विद्यालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विद्यालय ने
धारण की थी? नर केसरी की उपाधि धारण की थी, नर केसरी की। नेक्स्ट है विद्यालय का उत्तराधिकारी जो चोलों का प्रथम स्वतंत्र शासक बना, ये आदित्य प्रथम था, ये आदित्य प्रथम था। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम किसका उपासक था? तो राजेंद्र प्रथम जो था ये शिव का, यानी भगवान शिव का उपासक था। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राजेंद्र प्रथम का जो उत्तराधिकारी हुआ वो राजाधिराज प्रथम हुआ, राजाधिराज प्रथम। नेक्स्ट है एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, यानी एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था तो वह था राजाधिराज प्रथम। योग्य शासक था चोल वंश का राजाधिराज प्रथम। चोल वंश भारत समेत श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों पर भी शासन किया था। नेक्स्ट है महान चोल मंदिर कहां स्थित है? तो महान चोल मंदिर स्थित है तंजावुर बोलिए या तुंजाबुर बोलिए, एक ही बात है, तुंजावर में। नेक्स्ट है चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? यानी चोल काल में जो मंदिर बनाए जाते थे उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका विशाल शिखर का होना, उसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है चोलकालीन मंदिरों के शिखर किस आकार के होते थे? तो चोलकालीन मंदिरों के शिखर जो होते थे वो पिरामिड के आकार के होते थे। नेक्स्ट है तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राम प्रथम ने करवाया था, राजा राम प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है किस मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है? तो किस मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है? यह तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जिस राजपूत राजवंशों का उदय हुआ उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था तो गुज्जर प्रतिहार। यानी हर्षवर्धन कन्नौज से शासन करते थे और उनके मृत्यु के बाद जिस राजपूत राजवंश का उदय हुआ वो सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार। नेक्स्ट है गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान व प्रतापी शासक कौन था? तो मिहिर भोज जो थे गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक था। नेक्स्ट है गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा यशपाल को माना जाता है, यशपाल को। नेक्स्ट है पाल शासन काल में शासन के दो प्रधान केंद्र कहां थे? तो पाल के शासन काल में शासन के जो दो प्रधान केंद्र थे वो तो एक मुंगेर व दूसरा पाटलिपुत्र में था, एक मुंगेर और दूसरा पाटलिपुत्र में था। नेक्स्ट है पाल वंश के किस शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी? तो पाल वंश के किस शासक ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी? तो वो था धर्मपाल व देवपाल, धर्मपाल व देवपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है किन पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह धर्मपाल को दिया जाता है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को तो पुनर्जीवित किया था तो यह धर्मपाल ही किया था, यानी रीऑर्गेनाइज जो किया था तो यह धर्मपाल ही किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे। नेक्स्ट है पाल वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? तो धर्मपाल को पाल वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। इसके काल में पाल वंश अपने विकास की चरम अवस्था पर था, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ था। नेक्स्ट है पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक देवपाल को माना जाता है। देवपाल जो थे पाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर कब्जा करने के लिए किया गया था? तो कन्नौज दक्षिण भारत का एक राजधानी नगर या शहर था जिसको राजधानी बना करके हर्षवर्धन ने शासन
किया था। और उसी कन्नौज को जीतने के लिए 3 वंशों में के बीच आपस में लड़ाई हुई थी, जिसमें था गुज्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कलिंग के मेघवाहन या चेदी वंश, यानी कलिंग के जो वंश थे उसे या तो मेघवाहन वंश कहिए या चेदी वंश कहिए। इसके संस्थापक किसे माना जाता है? तो महामेघवाहन को इसका संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है कलिंग के चेदी वंश के महान शासक कौन थे? तो कलिंग में जो चेदी वंश था इसके सबसे महान शासक जो थे वो खारवेल था। खारवेल इतना लोकप्रिय था कि लोग उनके लिए जान देने को तैयार थे और बहुत ही काफी डेवलप किया था कलिंग। कलिंग जो थे वो वर्तमान में जो उड़ीसा राज्य है यहीं पर कलिंग वंश स्टेबल था। महान सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध किया था और कलिंग विजय उसका अंतिम युद्ध माना जाता है, जिसमें भारी मात्रा में नरसंहार हुआ था। काफी महिलाएं, बूढ़े, बच्चे मारे गए थे। इस युद्ध की दृश्य को देख करके अशोक ने बाद में युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म की नीति को अपना लिया था। धम्म की नीति यानी अब युद्ध नहीं करेंगे, धम्म की नीति को अपना लिया था सम्राट अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है कि खारवेल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है। खारवेल के बारे में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और दूसरा है कलिंग युद्ध के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।